हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 30 क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। सो दिस इज अबाउट माय प्रोफाइल, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं। सो नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एवरी मटेरियल्स दे ओबे हुक्स लॉ विद इन। इसका आंसर क्या होगा? हर एक मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है विद इन। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, रीजन ये है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हुक्स लॉ देखिए, व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हुक्स लॉ का मतलब ही है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग यंग्स मॉडुलस लिखेंगे। सो यंग्स मॉडुलस विल बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और ये जो भी है, दिस वन इज कांस्टेंट अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसीलिए आंसर हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी अभी मैंने बताया इन दोनों का रेशियो का हम लोग क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, या नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ ए टेस्ट पीस अंडर टेंशन इंडिकेट। टेंशन में जो होगा, परसेंटेज इलोंगेशन को हम लोग क्या कहेंगे? जब हम लोग एक मान लीजिए एक मेटल पीस है, उसको हम लोगों ने टेंजाइल किया, इसको हम लोगों ने खींचा दोनों तरफ से, तो परसेंटेज इलोंगेशन, अगर ये इलोंगेट हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी, स्टिफनेस या डक्टिलिटी। देखिए, कोई भी अगर तार वगैरह को खींचेंगे या मेटल पीस को खींचेंगे, अगर वो खींच रहा है, मतलब खींचने पे अगर वो इलोंगेट हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज डक्टिलिटी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी होगा, डक्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद है, रुकिए, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बार इज डबल्ड देन इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बार विल बी। क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया और इलोंगेशन। इलोंगेशन पहली बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इलोंगेशन की फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट पेज में बताऊंगा आप लोगों को इलोंगेशन। इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। इलोंगेशन की फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल बाई 2E। अब देखना ये है, अगर इलोंगेशन होगा तो ये जो भी इलोंगेशन की फॉर्मूला, ये सेल्फ वेट की इलोंगेशन की फॉर्मूला है। तो अभी हमें पूछा है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है डबल्ड हो जाता है तो इलोंगेशन क्या होगा। देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के फॉर्मूला में यहाँ पे कोई एरिया नहीं दिख रहा है, नो एरिया। ठीक है, तो अगर एरिया नहीं दिख रहा है तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो जिसके कारण जो आंसर होगी, द इलोंगेशन विल ऑलवेज रिमेन सेम। चाहे एरिया दुगना हो, 3 गुना हो, आधा हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। किसकी डक्टिलिटी मैक्सिमम है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील एंड पिग आयरन। किसका ज्यादा है? इनमें से सबसे जो इम्प्योरेस्ट फॉर्म है वो हो जाएगी पिग आयरन, और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है यहाँ पे दे के नहीं रखा है, वो हो जाता है रूट आयरन। ठीक है, प्योरेस्ट एंड इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो प्योरेस्ट का मतलब ये है कि रूट आयरन में सबसे कार्बन क्या है, कार्बन कंटेंट सबसे लो है, लेकिन पिग आयरन में कार्बन कंटेंट सबसे हाई है।
तो जिसके कारण डक्टिलिटी क्या हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है डक्टिलिटी, लेकिन कार्बन कंटेंट जिसमें ज्यादा होते हैं वो हमेशा ब्रिटल होता है, मतलब आसानी से टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है डक्टिलिटी। सो अगर मैं इन चारों में से देखूं, सबसे कार्बन कंटेंट जो कम है माइल्ड स्टील में है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो माइल्ड स्टील होगा। और माइल्ड स्टील में, इन चारों में से माइल्ड स्टील में कार्बन कम होने के कारण माइल्ड स्टील को डक्टाइल कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी अभी मैं आप लोगों को बताया था किसमें कितना कितना परसेंटेज कार्बन है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि कार्बन कंटेंट किसमें है। पिग आयरन में हाईएस्ट है क्योंकि ये इम्प्यूरेस्ट है, और रूट आयरन जो है लेस देन 0.1 परसेंटेज है, और प्योर आयरन 0.0%। ये प्योर आयरन कोई फॉर्म में नहीं होते, रूट आयरन होते हैं। सो ये और एक पिग आयरन, एक रूट आयरन। और अगर इन चारों, इनमें से दोनों में से देखा जाए तो रूट आयरन सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा और सबसे ज्यादा ब्रिटल होगा पिग आयरन। ठीक है, और इनमें से अगर देखा जाए माइल्ड स्टील आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका रिलेशनशिप जो है यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला जो है, यंग्स मॉडुलस ऑफ दो रिलेशनशिप है। एक है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 2g इंटू 1 प्लस म्यू, और दूसरा रिलेशन है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस ऑफ 2 म्यू। ये रिलेशनशिप है जी और ई के बीच में, जी रिजिडिटी और यंग्स मॉडुलस, और ये रिलेशन है यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में, रिजिडिटी। अब हमें ये टिक करना है, तो ऑप्शन हो जाएगी 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद और एक रिलेशनशिप है जो कि ई, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस तीनों की, दैट इज ई इज इक्वल टू 9 kg बाई 3k प्लस जी। ठीक है, तीनों के रिलेशनशिप ये। तो ये पूरा आपको याद करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे एग्जाम्स में आ चुका है, भले वो जेई हो, एई हो, हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो भी रेशियो है नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब वॉल्यूमेट्रिक की बात आते हैं तो उस समय आप लोगों को याद रखना है ओनली दिस विल बी बल्क मॉडुलस। सो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज, पॉइजन्स रेशियो किस किस का रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो जाएगी आंसर। ठीक है, लेकिन माइनस साइन हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, रीजन ये है जब एक मटेरियल है इसको हम लोग खींच रहे हैं, खींचने के कारण क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनली प्लस हो जाएगी, लेकिन लेटरली क्या हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस का मतलब है माइनस लेटरल, सो माइनस लेटरल बाय प्लस लॉन्गिट्यूडनल, जो कि ये हो जाएगी आंसर। ठीक है, उसके बाद पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्लेन्ड एज, क्या होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की रेशियो, रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहता है, या तो कभी कभार हम लोग कहते हैं उसको शियर, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक है, मतलब शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट, the ability of the material to absorb energy till the elastic limit, इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्व करने की जो सहन शक्ति है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रेजिलियंस। ठीक है, जो ग्राफ है माइल्ड स्टील का मैं इसी में समझा देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक सीधा जाएगा, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट आएगा, उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट,
उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग, उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट, उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्व करने की जो सहन शक्ति है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट कितना होगा? माइल्ड स्टील का 1 क्यूबिक मीटर का, ये एकदम आपको याद रखना है कि माइल्ड स्टील का जो 1 मीटर क्यूब का वेट होता है 7850 केजी, या सिंपल स्टील का ले लो, स्टील का जो डेंसिटी है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 7850 केजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, हमें मैच द फॉलोइंग करना है, योंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस। इसमें हो जाएगी योंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी मॉडुलस। जैसे अभी मैंने बताया था, योंग्स मॉडुलस मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। पॉइजन्स रेशियो, जैसे ये पहला वाला लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, लेटरल टू लीनियर या लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल, मतलब पॉइजन्स रेशियो हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक के साथ, ठीक है। रिजिडिटी मॉडुलस हो जाएगी शेयर के साथ। उसके बाद योंग्स मॉडुलस हो जाएगी डायरेक्ट स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो भी है मैंने दिखा दिया आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड इज गिवन एज। स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी इज विल बी गिवन एज हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्मूला है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी को डिनोट करते हैं हम लोग इससे यू से, विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ, या तो हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा, या तो हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिर से, a bar L length long and having its area of cross section A is subjected to gradually applied tensile load W. The strain energy stored in the bar is given by। स्ट्रेन एनर्जी हमने निकालनी है, तो जैसे मैंने अभी बताया था, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा, और डेल्टा की फॉर्मूला क्या है? पी एल बाई ए ई। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर एल बाई 2 ए ई। पी का मतलब हो गया लोड, लेकिन यहाँ पे लोड का वैल्यू दे के रखा है लोड डब्ल्यू, सो इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई 2 ए ई। लेकिन दिस फॉर्मूला इज ओनली फेवरेबल व्हेन एवर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये फॉर्मूला तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब लोड जो होगा वो ग्रेजुअली अप्लाइड होगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में दिया रहते हैं कि सडनली अप्लाइड या सडन अप्लाइड लोड, तब इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर एल बाई सिंपल ए ई, नॉट 2 ए ई। ये जो 2 ए ई है ये तभी लगेगा जब ग्रेजुअली अप्लाइड होगा, अगर सडनली अप्लाइड होगा तो डब्ल्यू एल स्क्वायर एल बाई ए ई होगा। तो इसमें ग्रेजुअली अप्लाइड है तो आंसर हो जाएगी हम लोगों की ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं the property of a material by which it can be beaten or rolled into plates। प्लेट में हम लोग जो शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। और तार फॉर्म में लेके जा सकते हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आंसर नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली axial load, no, strain energy due to sudden axial load is given by।
रिजल्टेंट स्ट्रेस पी स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूला पूछ रहा है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया था सडन लोड है, तो इसमें हो जाएगी हाफ ऑफ पी इंटू डेल्टा के जगह सिर्फ पी इंटू डेल्टा होगा, जो कि हम लोगों की जो आंसर है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हाफ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी। अगर हर डायरेक्शन में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगा तो इसको हम लोग कहेंगे होमोजेनस, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, नन ऑफ द। आंसर हो जाएगी हम लोगों की आइसोट्रोपिक। ठीक है, हर डायरेक्शन में होगा तो आइसोट्रोपिक होगा, लेकिन हर एक पॉइंट में हो अगर सेम प्रॉपर्टी होगा देन इट विल बी टर्म्ड एज होमोजेनस। दो चीज आप लोग को याद रखना है, आइसोट्रोपिक और होमोजेनस का मतलब क्या। आइसोट्रोपिक का मतलब है हर एक डायरेक्शन में, लेकिन हर एक पॉइंट में होगा सेम तो होमोजेनस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर ए लेंथ सेगमेंट of a beam, the shear force will be constant over its length and is given by shear force की फॉर्मूला क्या होगा अगर बेंडिंग मोमेंट दे के रखा है तो इसमें हम लोग की हो जाएगी, देखिए बेंडिंग मोमेंट जो दे के रखा है इसमें बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। अब हमें shear फोर्स निकालनी है, shear फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हो गया shear फोर्स की फॉर्मूला। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट ही कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे shear फोर्स जीरो है और आंसर में कुछ है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग की नॉन ऑफ द अबोव। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ ए कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल द shear फोर्स वेरीज द shear फोर्स वेरीज फॉलोइंग। कैसा होगा, कैंटिलीवर बीम है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हमें पूछ रहा है कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा। देखिए कैंटिलीवर बीम में जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, और अगर ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, लेकिन अगर इसी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है तो ये इस तरीके का होगा, मतलब ये लीनियर हो गया और ये वाला हो जाएगी हम लोग की पैराबोलिक बीएमडी होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है शेयर फोर्स के बारे में, तो ये लीनियर लॉ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, द बेंडिंग मोमेंट इज रिटेन एज। बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, एम बाय, ये तो डायरेक्ट हम लोग की इक्वेशन है, m by I is equal to sigma by y is equal to e by r। ये फ्लेक्सरल फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। टॉर्सन दो फॉर्मूला होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस की फॉर्मूला और टॉर्जनल स्ट्रेसेस की फॉर्मूला। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस की फॉर्मूला है, m by I is equal to sigma by y is equal to e by r। तो इसमें कौन सा होगा, m by I is equal to sigma by y is equal to e by r। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर ए बीम द टर्म m by ei। देखिए m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाई y इज इक्वल टू e by r। अभी मैंने बताया था, अगर इससे मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगी, m by ei हो जाएगी इक्वल टू 1 by r। तो इसी को हम लोग कहते हैं कर्वेचर। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है बताऊंगा आप लोगों को। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शेयर फोर्स चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। कौन सा होगा, इसमें हो जाएगी वेयर इट इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। जब बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव से जाके निगेटिव हो जाता है, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, the maximum shear force in a simply supported beam of span L subjected to a central load W। देखिए एक बीम है उसमें स्पैन L है, लोड लगा कर रखा है W सेंटर में, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है रिएक्शंस पे निकलेगा जो कि
अगर सेंटर में लगा के रखा है मतलब L/2 और L/2, मतलब ये जो W है ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी W/2 और W/2, और ये जो है मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा डेट इज W/2। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं W तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो W/2 विल बी दी मैक्सिमम शेयर फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। अगर हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो BD³/12 है, BD³/12, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा BD³/12। ये सारा जो है फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट है ये, ऐसा कुछ है नहीं सीखने वाला चीज इसमें। ठीक है, सो आंसर हो जाएगी हम लोग की C, BD³/12। नेक्स्ट है इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L subjected to uniformly distributed load of intensity W kilonewton per meter over its entire length, the maximum bending moment is given by। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें UDL है ओवर द एंटायर लेंथ, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो फॉर्मूला है सेंटर में होगा, बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम है वो सेंटर में होगा। BMD डायग्राम ये है और ये जो वैल्यू मैक्सिमम है और उसकी फॉर्मूला हो जाएगी WL²/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग की, जैसे ये है अभी मैंने बताया था WL²/8 एंड शेयर फोर्स WL/2 दोनों तरफ सपोर्ट्स में मैक्सिमम होगा शेयर फोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू। स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD, इसका आंसर क्या हो जाएगी? द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम जो है मतलब यही कह रहा है कि अगर शेयर फोर्स की मैं स्लोप निकालूंगा मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ शेयर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू x, ये सारा चीजें जो है एक्चुअली यूनिट से अगर करें ना ज्यादा फायदा है। द यूनिट शेयर फोर्स की यूनिट है किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को डिवाइड करेंगे मीटर, सो किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये किसका यूनिट है? ये हो गया स्लोप ऑफ लोडिंग, ना बिल्कुल नहीं है, एरिया ऑफ लोडिंग नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, एंड ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम बिल्कुल सही है। तो ये इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, रिलेशनशिप बिटवीन द बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड लोडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इन तीनों के रिलेशनशिप ये है कि अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला है किलो न्यूटन मीटर, अगर मैं इसको मीटर से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगी किलो न्यूटन, जो कि शेयर फोर्स होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि डिफरेंशिएट अगर करेंगे बेंडिंग मोमेंट को तो वो शेयर फोर्स बन जाएगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद और एक चीज कि क्या रिलेशनशिप है शेयर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी। फिर से मैं अगर शेयर फोर्स को दैट इज किलो न्यूटन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि लोड इंटेंसिटी बनेगा। ठीक है, लोडिंग इंटेंसिटी या लोड इंटेंसिटी, ये है रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the ratio of moment of inertia about the neutral axis to the distance of the most distant point of the section from the neutral axis is called as। इसको क्या कहेंगे हम लोग? किस का रेशियो है? द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर। तो ये जो रेशियो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन मॉडुलस Z, व्हिच इज इक्वल टू I/I मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई सेक्शन ऑकर्स एट द। बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा आई सेक्शन में कहां पे होगा? इन द आई सेक्शन द बेंडिंग मोमेंट विल बी, बेंडिंग स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम एट द, कहां पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, एट द आउटर मोस्ट फाइबर, जो कि इस डायग्राम से हम लोग दिखा सकते हैं सबसे सेंटर में बेंडिंग स्ट्रेस कम है, सबसे ज्यादा है एक्सट्रीम फाइबर्स में, तो आउटर मोस्ट फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ ए सर्कुलर बीम इज गिवन। सर्कुलर बीम के लिए रेशियो क्या होगा?
ये हो जाएगी हम लोगों की मैक्सिमम टू एवरेज। इसका रेशियो जो ये जो भी रेशियो है सर्कुलर बीम के लिए पूछ रहा है, तो इसका जो वैल्यू है 1.33 होते हैं, जो कि हम लोग की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विच इज 4/3। और इसी के जगह अगर मान लीजिए सर्कुलर बीम के जगह हम लोग के रेक्टेंगुलर बीम पूछते, रेक्टेंगुलर बीम के लिए पूछते, तो हम लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1.5 होगा, जो कि हम लोग का 3/2 हो जाता अगर रेक्टेंगुलर की होती। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर के लिए 4/3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, by applying static equations as summation of horizontal forces, summation of vertical forces and summation of moment, ये तीनों इक्वेशन को यूज करना है और इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस पे निकाल सकते हैं, शेयर फोर्सेस भी निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर। एंड आप लोगों को अगर पसंद आया हो, प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक यू।